हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भूगोल विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पवनों से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे पवनों को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ दोस्तों, मुख्य रूप से यह टॉपिक आरपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिनके भूगोल विषय आता है उनके लिए, और साथ ही साथ बीए क्लास सेमेस्टर 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है, जिसमें आज हम बात करेंगे पवनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो पवनों को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पवनें होती क्या है, ये कैसे विकसित होती है। इससे पहले संपूर्ण डिटेल आप हमारी पुरानी क्लासों में देख चुके हो, लेकिन इसका थोड़ा सा हम इंट्रो देखते हैं कि पवनें होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पवनों को नियंत्रित करने वाले कारक। पवनों को नियंत्रित करने वाले कारकों को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पवन होती क्या है, और एक शब्द आता है अपने पास, वायुदाब कोशिकाएं। वायुदाब कोशिकाएं देखते हैं कि होती क्या है। तो वायुदाब कोशिकाओं को समझना पहले जरूरी है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा वायु या पवनें विकसित होती है और फिर धीरे धीरे हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो इसमें वायुदाब कोशिकाएं क्या होती है, जब एक शब्द है संभार रेखाएं। संभार रेखा क्या होती है, एक ऐसा क्षेत्र, या हम यूं कह सकते हैं कि धरातल पर ऐसे क्षेत्र जहां पर एक समान वायुदाब पाया जाता है, या एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई एक काल्पनिक रेखा जिसको हम समदाब रेखा कहते हैं। और उसको क्या, स्थानों को समुद्र तल से एक निश्चित ऊंचाई या समान ऊंचाई पर मान लिया जाता है। तो समान भार वाली जो रेखाएं होती है, और जब ये रेखाएं अगर अंडाकार अथवा गोलाकार रूप में, यानी कि इस प्रकार विकसित हो जाती है, यानी कि अंडाकार रूप में या गोलाकार रूप में विकसित हो जाती है। कौन सी संभार रेखाएं जब अंडाकार रूप में विकसित हो जाती है तो उनको हम वायुदाब कोशिकाएं कहते हैं। तो एक छोटा सा बिंदु था कि समदाब रेखाएं जब अंडाकार रूप में विकसित हो जाती है तो उनको हम वायुदाब कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। अब इसके साथ ही साथ हम एक चीज और देख लेते हैं कि पवन क्या होती है। पवन किसे कहते हैं? तो पवन क्या होती है, यानी कि स्थल या भूपृष्ठ के समानांतर एक निश्चित दिशा एवं क्षेत्र व समान गति से प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि स्थल का कोई भी भाग है, अगर किसी भी भाग पर या भूपृष्ठ पर समानांतर रूप से या सतत रूप से अगर एक निश्चित दिशा में तथा एक निश्चित गति से समान मात्रा में कोई वायु की राशि प्रवाहित होती रहती है तो उसको हम पवन कहते हैं। तो इसमें ये बेसिक चीज थी कि होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो वायु है या पवनें है, ये किसी क्षेत्र के तापमान, वहां के वायुदाब आदि कारकों पर क्या करती है, निर्भर रहती है, और वो उनको प्रभावित करते रहते हैं। तो अब हम इसको डिटेल से देखेंगे कि पवनों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो अब ध्यान से देखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अभी यहां क्लियर कर लेना है। देखिए, पहला आता है अपने पास वायुदाब का ढाल या दाब प्रवणता। अब वायुदाब का ढाल क्या होता है या दाब प्रवणता किसे कहते हैं? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले यह है कि इसका मतलब क्या होता है। वायुदाब तो आप समझ गए कि अपना जो भूपृष्ठ होता है उसके ऊपर जो वायु का आवरण होता है उसके द्वारा लगने वाला जो प्रेशर होता है उसको वायुदाब कहा जाता है। और वायुदाब को नियंत्रित करने वाले कारकों में वायुदाब का ढाल क्या होता है, जब दो क्षेत्र ऐसे दो क्षेत्र जिसमें समान वायुदाब पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर संचालित होती है या प्रवाहित होती है। तो दो स्थानों के मध्य जो
वायु दाब का अंतर पाया जाता है। मान लीजिए एक क्षेत्र ये और एक क्षेत्र ये, दो क्षेत्र है, यहाँ पे वायु का भार 1013.25 मिलीबार है, वहीं दूसरा क्षेत्र ऐसा है जिसका भार 908 मिलीबार है, यानी कि ये उच्च दाब और ये निम्न वायु दाब। तो इन दोनों के मध्य, दोनों क्षेत्रों के मध्य जो वायु के भार में अंतर पाया जाता है, उस अंतर को किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब का ढाल या वायु दाब प्रवणता के नाम से, दाब प्रवणता के नाम से जाना जाता है। अर्थात दो स्थानों के मध्य वायु दाब में पाया जाने वाला अंतर क्या कहलाता है? वायु दाब प्रवणता कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा यानी कि यहाँ पे उच्च वायु दाब और यहाँ पे निम्न वायु दाब, तो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें प्रवाहित होने लग जाएगी। इसके अलावा हम बात करें जो वायु दाब है, यह मुख्य रूप से लगातार सतत रूप से जो घूर्णन करती हुई पृथ्वी होती है, पृथ्वी लगातार गति करती रहती है। पृथ्वी क्या करती है? गति करती है। पृथ्वी की गति जो है उसके द्वारा भी ये नियंत्रित होता है। यानी कि अगर हम बात करें विश्व मानचित्र की, विश्व मानचित्र पर जो समदाब रेखाएं हम प्रदर्शित करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझिए आप। हम एक क्षेत्र विकसित करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एशिया का एक क्षेत्र बनाते हैं, एशिया महाद्वीप का एक क्षेत्र लेते हैं और उसमें वायुदाब रेखाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पे 1009 मिलीबार एमबी और यहाँ पे 1009 एमबी वाला जो क्षेत्र है। अब ये दो समान क्षेत्र ऐसे हैं, समान ऊंचाई वाले क्षेत्र मान लिए जाते हैं और इन पर वायुदाब समान मात्रा में पाया जाता है। तो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समदाब रेखा, तथा अब समझना इसको, अगर ये जो वायुदाब रेखाएं होती है, ये जो वायुदाब रेखाएं होती है जिनको हम खींचते हैं विश्व मानचित्र पर, अगर इनका या इनकी सघनता नजदीक है, काफी पास पास पाई जाती है, अगर वायुदाब रेखाएं मानचित्र पर काफी नजदीक या पास पास खींची जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उक्त क्षेत्र में दाब प्रवणता बहुत अधिक पाई जाती है। अगर समदाब रेखाएं पास पास होती है तो उससे हमें ये मालूम होता है कि दाब प्रवणता अधिक पाया जाता है या पाई जाती है। अगर इसके विपरीत हम बात करें जलीय क्षेत्रों की, तो जलीय क्षेत्रों में जो समदाब रेखाएं होती है उनके मध्य की जो दूरी होती है वह अधिक पाई जाती है। दूरी क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि जलीय क्षेत्रों में पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इस वजह से इन क्षेत्रों में जो दाब की प्रवणता पाई जाती है वो कम देखने को मिलती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि समदाब रेखाओं के मध्य दूरी अधिक पाई जाती है। तो ये समझ में आ गया कि अगर दूरी अधिक तो दाब प्रवणता कम, और दूरी कम तो दाब प्रवणता अधिक देखने को मिलती है। तो ये वायु दाब है, दाब की प्रवणता है, ढाल है, और ढाल यानी कि ढाल के साथ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अगर ये प्रवणता या समदाब रेखाओं के मध्य अंतर कम पाया जाता है तो यहाँ पर यानी कि वायुदाब में असमानता देखने को मिलती है, तो यहाँ पर पवनें ज्यादा प्रवाहित होती है, या यूं कह सकते हैं कि उनकी दिशा परिवर्तित होती रहती है, और समुद्री क्षेत्रों में, सागरीय क्षेत्रों में इनके मध्य दूरी कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर दाब प्रवणता कम देखने को मिलती है। अर्थात यूं कह सकते हैं यहाँ पर स्थायी पवनें प्रवाहित होती है और यहाँ पर बदलती ही रहती है। कौन से क्षेत्रों में? महाद्वीपीय क्षेत्रों में। महाद्वीपीय क्षेत्रों में दाब प्रवणता अधिक, समुद्री क्षेत्रों में दाब प्रवणता कम। तो इसी दाब प्रवणता के कारण पवनें क्या होती है? प्रभावित होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जो कारक है वायुदाब को नियंत्रित करने वाले कारकों में, या पवनों को नियंत्रित करने वाले कारकों में सेकंड आता है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, आप जानते हो। पहली गति है कौन सी? परिक्रमण गति, और दूसरी घूर्णन गति।
पृथ्वी अपने अक्ष पर, ध्यान रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है और कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। और जो ये कोण बनता है, पृथ्वी जो कोण बनाती है यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है और साथ ही साथ जो कोण बनता है वो होता है 66.5 डिग्री का। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है और साथ ही साथ अपनी जगह क्या करती है, घूर्णन करती है, जगह जगह घूमती है। तो इसका प्रभाव पवनों की गति दिशा पर पड़ता है या सीधा सीधा प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी लगातार, ये देखना, अपनी जो पृथ्वी है लगातार क्या करती है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। अब इसी घूर्णन गति के कारण दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन होना, ये सभी इसी पर निर्भर करता है, पृथ्वी के अक्ष पर झुके हुए होने के कारण। और पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो गठित होती है। लेकिन यहाँ पर पवनों को किस प्रकार ये प्रभावित करती है, तो अपने अक्ष पर ये क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूर्णन करती रहती है। इस घूर्णन के कारण, जब यह घूर्णन होता है तो इस घूर्णन के कारण क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है। इस बल के कारण देखिए, इसमें ये जो पृथ्वी घूर्णन करती है यानी कि अपने अक्ष पर घूमती रहती है, चीज को समझना, यह पृथ्वी है, पृथ्वी का गोला है ना, पृथ्वी का गोला है। और इस पृथ्वी की घूर्णन गति, ये पृथ्वी घूमती है तो घूमने के साथ साथ यानी कि जो रोटेशन करती है उसके साथ साथ पृथ्वी के स्थल से जो जुड़ा हुआ होता है, ऊपर जो टच होता है क्या, वायुमंडल भी पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ साथ, समझ रहे हैं इस चीज को, पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूर्णन के साथ साथ पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो वायुमंडल भी क्या करता है, गति करता है। ये पृथ्वी और पृथ्वी के साथ पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी और पृथ्वी का वायुमंडल, वायुमंडल भी क्या करता है, इसके साथ घूमने की कोशिश करता है और घूमता भी है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी घूमती है तो उस गति से वायुमंडल पृथ्वी के साथ घूम नहीं पाता है और वो क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। और पृथ्वी की इसी घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम विक्षेपण बल के नाम से या अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। तो इसको थोड़ा आगे समझते हैं। फ्रांस के विद्वान थे, बहुत ही महान विद्वान और गणित विषय के मान, जिनको हम बोलते हैं गणितज्ञ बोलते हैं, वो थे और उनका नाम था कोरियालिस महोदय ने सर्वप्रथम प्रयास किया कि जो पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति होती है, पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति को पहचानने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किसने किया, कोरियालिस महोदय ने किया। पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न, पृथ्वी घूमती है अपनी जगह, अपने अक्ष पर घूमती है, तो उससे उत्पन्न जो बल है उसको अभिकेंद्रीय अथवा विक्षेपित बल के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, फ्रांस के विद्वान कोरियालिस महोदय ने की थी। और इनके नाम पर, कोरियोलिस महोदय के नाम पर ही इस अभिकेंद्रीय बल या विक्षेपित बल को कोरियोलिस बल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, कोरियोलिस बल अथवा अकेंद्रीय बल अथवा विक्षेपित बल, तीनों एक ही है और इसकी खोज किसने की, कोरियोलिस महोदय ने की थी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके साथ साथ पृथ्वी का वायुमंडल भी क्या करता है, घूर्णन करता है और विक्षेपण बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी के विक्षेपण बल के कारण जो पवने, विषुवत रेखीय पवने, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को, तो ये पवने क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, केंद्र से ध्रुवों की ओर विक्षेपित हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि ये जो घूर्णन गति के कारण विक्षेपण बल उत्पन्न होता है, ध्यान रखना, ये जो विक्षेपण बल होता है इसका प्रभाव विक्षेपण बल का या विक्षेपित बल का या विक्षेप बल का प्रभाव अपनी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा पर प्रभाव, विषुवत रेखा पर प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है, प्रभाव अधिक। और ध्रुवों की ओर चलते हैं, ध्रुवों की ओर प्रभाव कम होता है। ध्यान रखना,
भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा पर इसका जो प्रभाव होता है वह कम होता है, सॉरी ध्यान रखना कम होता है, और ध्रुवों की ओर अधिक, मेंशन कर लेना अधिक, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर जो विक्षेपण बल होता है वह कम पाया जाता है और ध्रुवों की ओर यह विक्षेपण बल लगातार बढ़ता जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या एक बार थोड़ा सा इसको और मेंशन कर सकते हो। अब इस बल के आधार पर या विक्षेपण बल के आधार पर यह जो पृथ्वी की गति है इसके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार जो वायुदाब या फिर जो पवनें हैं वो विक्षेपित होती है या नियंत्रित होती है या परिवर्तित होती है। तो कुछ विद्वान अपने मत प्रस्तुत करते हैं, जिनमें एक नियम आता है, इंपॉर्टेंट है, फेरल का नियम। फेरल महोदय क्या बताते हैं, समझ लेना यहीं पर, क्लियर, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। फेरल महोदय क्या बताते हैं कि समझना, फेरल महोदय के अनुसार हवाएं जब हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जब हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हवाएं जिस दिशा से आ रही है, मान लो जिस दिशा से, मान लो इस दिशा से, यानी कि मेरे पीछे से, और पीछे कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो दक्षिण से जिस दिशा की ओर, तो जिस दिशा से यानी कि दक्षिण से कौन सी दिशा की ओर, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो जिस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है उस दिशा की ओर हम मुंह करके खड़े हो जाते हैं, यानी कि पीछे से आ रही है तो मैं सामने की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। तो इसमें ऐसी कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती है वह अपने दाईं ओर, ध्यान रखना, अपने दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि अपना जो राइट हैंड है उसकी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित हो जाती है। कंडीशन क्या है, जब हवाएं जिस दिशा से प्रवाहित होती है उस दिशा की ओर, कौन सी दिशा की ओर, जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती है उस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होना है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने राइट हैंड की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड की ओर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, यानी कि पवनें प्रभावित हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बॉयज बेलेट का नियम। बॉयज बेलेट महोदय क्या बताते हैं कि जब हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जिस दिशा से पवनें आती है, जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, तो जिस दिशा से आती है यानी कि उत्तर से आ रही है उस दिशा की ओर हमें क्या करना है, मुंह करके खड़ा होना है। हम हो गए। तो इसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब, ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अपने लेफ्ट हैंड की ओर यानी कि बाईं ओर होता है। कंडीशन क्या है, हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो पवनें जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होना है, उत्तर से आ रही है तो उत्तर की ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अपने बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होता है, किसके अनुसार, बेलेट बॉयज के अनुसार। तो ये दोनों बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड बिंदु की, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र की ओर वृत्ताकार रूप में जब पृथ्वी, ध्यान रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम मात्रा में अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल के कारण हवाएं क्या होती है, वक्राकार रूप धारण कर लेती है, वक्राकार रूप धारण कर लेती है। और यह प्रभाव विषुवत रेखा पर कम व ध्रुवों पर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी घूर्णन करती है, घूर्णन यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो उस समय पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, घूम रही है। तो उसके साथ साथ उसका वायुमंडल भी क्या करता है, उसके साथ गति करता है। तो पृथ्वी और वायुमंडल के मध्य क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। और यह घर्षण है पृथ्वी के स्थल से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी घूर्णन करती है, समझना इस चीज को, पृथ्वी और ये पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है यानी कि जब पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो इसका जो वायुमंडल है वो भी इसके साथ घूर्णन करता है या आगे की ओर बढ़ता है। तो इससे दोनों के मध्य क्या उत्पन्न होता है,
क्या उत्पन्न होता है? घर्षण शक्ति। घर्षण शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये घर्षण शक्ति भी कितने ऊंचाई तक, अब इसको समझना, यानी कि ये ऊंचाई की ओर चलते हैं, स्थल से ऊंचाई की ओर चलते हैं, तो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई, 500 मीटर की ऊंचाई तक घर्षण बल पाया जाता है। ध्यान रखना, स्थल से हम ऊंचाई की ओर चलते हैं तो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक ये घर्षण बल सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। उसके बाद में ये जो घर्षण है वह लगभग समाप्त हो जाता है। और पवने क्या होती है? पवने पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस वजह से पवने क्या चलती है? लंबवत चलती है। लंबवत यानी कि ऊपर की ओर चलती है, क्षैतिज इसमें प्रवाह नहीं पाया जाता। जब पवने ऊपर की ओर उठती है, किसके कारण? घर्षण के कारण। लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहता है और पवने ऊपर की ओर उड़ती रहती है। लेकिन इस ऊंचाई के बाद में पवने क्या हो जाती है? दोनों ओर फैलने लग जाती है और पृथ्वी पर बनने वाली जो समदाब रेखाएं होती है, समदाब रेखाओं के समानांतर फिर ये गति करने लग जाती है, यानी कि स्थलीय भागों के समानांतर ये प्रवाहित होने लग जाती है। किसके कारण? घर्षण शक्ति के कारण। और नेक्स्ट है भूविक्षेपी पवने। भूविक्षेपी पवने, जब ये घर्षण बल, कौन सा? ये ऊपर वाला जो घर्षण बल है, यानी कि 500 मीटर की ऊंचाई है, उस ऊंचाई के बाद में, इस ऊंचाई के बाद में जब घर्षण समाप्त हो जाता है, घर्षण समाप्त होने के बाद में पवने या पवनों पर जो प्रभाव होता है, पृथ्वी की घर्षण शक्ति या घूर्णन शक्ति का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है और पवने जब विक्षेपित हो जाती है भूमि की ओर, यानी कि आगे की ओर विक्षेपित हो जाती है, और यह क्षेत्र 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से विक्षेपित पवने कौन से? ध्रुव की ओर, यानी कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य ये पुनः धरातल की ओर लौट आती है। तो भू विक्षेपित पवने या भूमि के विक्षेपण के कारण पवने क्या होती है? प्रभावित होती है या नियंत्रित होती है। तो कुछ इस प्रकार पवनों को नियंत्रित करने वाले कारक थे और उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी का आगे का जो पार्ट है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की पवने हैं, जैसे व्यापारिक पवने हैं, विषुवत रेखीय पवने हैं, इसके अलावा अक्षांश है, उन पर कौन सी पवने प्रभावित होती है, दूसरे क्षेत्रों में कौन सी पवने प्रभावित होती है, उसकी एक संपूर्ण क्लास होने वाली है। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिए। तब तक आप इस क्लास को अच्छे से देखिए और समझिए। अगर कोई मिस्टेक लगे आपको तो कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद।